नमस्कार दोस्तों। आज मेरे बाज़ार की चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार की स्थिति क्या है, आगे जाते हुए मार्च के महीने में क्या होगा और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं 1 साल 3 साल 5 साल के लिए जो बाज़ार में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको किन चीज़ों से सतर्क रहना है और किस माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, न्यूज़ फ्लो भी बहुत है हर तरफ से, सिर्फ अपने देश के अंदर की न्यूज़ फ्लो नहीं बट पूरी दुनिया की बातें जो हमारे कानों तक पड़ रही हैं, इनको हम कैसे समझें, इनको हम कैसे बाज़ार में डिस्काउंट करें और अपना बाज़ार जो है वो जो अलग ही चाल में चल रहा है पूरी दुनिया को छोड़ के, इसका मतलब क्या है, ये सब बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो पहले समझते हैं कि बाज़ार है कहाँ। देखिए, बजट के बाद काफ़ी बाज़ार का जो हालत थी वो बिगड़ी हुई थी। बाज़ार नाखुश भी था कि कहीं ना कहीं उन्होंने एसटीटी या कुछ मार्केट रिलेटेड टैक्सेस बढ़ाए थे, पर ये मार्केट रिलेटेड टैक्सेस हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नहीं इम्पैक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स मार्केट को ही इम्पैक्ट करते हैं। अगले दिन ट्रेड डील जो हमारा सबसे बड़ा हम लोग को लग रहा था कि कारण है बाज़ार को धीमे होने का, वो साइन ऑफ हो गया। और इस महीने ट्रेड डील को लेके इतनी वॉलेटिलिटी हुई है कि सबसे पहले तो साइन ऑफ हो गया, फिर हमें कुछ कुछ समझ में आया कि इसमें हमने काफ़ी यूनाइटेड स्टेट्स को चीज़ें दी हैं जो उनके फेवर में हैं और हमारा जो फेवरेटिज्म है वो थोड़ा शायद कम है। बट फिर भी जब आप 50% टैक्स लगाते हो और उसको फिर 18 करते हो तो बुरी चीज़ से अच्छी को हम लोग अच्छा समझते हैं। जब अगर अच्छी चीज़ से ही अच्छा होता तो शायद इतना अच्छा नहीं समझते। तो ये भी हो गया, तो बाज़ार ने उसको एक दिन में डिस्काउंट कर दिया और इसका बारे में मैंने उसी दिन अगले दिन वीडियो करके आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप ना बन जाए। अब वो दिन का हाई और आज का हाई है, हम वहाँ तक वापस जा नहीं पाए। इस बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इन टैरिफ्स को भी बता दिया कि ये लीगली गलत हैं और ये आगे नहीं जा सकते। परंतु ट्रंप साहब ने भारतवर्ष को और बाकी जितने भी उनके दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स थे सबको बताया कि ये जो ट्रेड डील्स हम लोग कर रहे हैं इनको खारिज ना किया जाए और इनको हम लोग फॉलो करेंगे और आप सबको फॉलो करना है, नहीं तो फिर हम एडिशनल मेजर्स आपके अगेंस्ट ले सकते हैं। अब इस चीज़ को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग डील को तोड़े नहीं और अगर आपने किसी चीज़ को स्वीकार किया है तो फिर उसका मान तो रखना पड़ेगा। तो शायद इसी दौर हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जाएंगे। कुछ हद तक भारतीय जो कर्मचारी थे जो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, हमें इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स में बदलनी पड़ेगी, शायद ये काम चल रहा है और आखिर में ये डील जो है अपने तरीके से साइन ऑफ हो जाएगा। तो ये भी चिंता का विषय नहीं है। इनफैक्ट कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में जो टैरिफ्स यूएस लगा रहे थे इंडियन प्रोडक्ट्स पे, वो थोड़ा बहुत शायद कम भी हो गए हैं और कम भी रहे हैं। तो ये अच्छी भी बात है। बट नेट जो है डील में भारतवर्ष को यूएस को एक स्पेशल सिचुएशन देना है जहाँ पे उन पे टैरिफ्स काफ़ी कम हो जाए, कई चीज़ों पे ज़ीरो हो जाए और उनके प्रोडक्ट्स को भारतीय बाज़ार में आने दे। और ऑलमोस्ट $500 बिलियन का जो बड़ा कमिटमेंट है कई सालों के ऊपर जो हमें देना है, इसका मतलब है जो हमने बहुत बड़े रिजर्व्स एक्यूमुलेट करके रखे हैं इनको धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाए। अब ये सब में भारत पे इतना ज़्यादा असर क्यों है चाइना के मुकाबले, ये भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि चाइना जो है एक ट्रेड सरप्लस नेशन है। इसका मतलब है वो जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कई सालों से ऐसी बात है। और उनके यहाँ काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है, मतलब जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो चाइना में निवेश करती हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करती हैं, तो वहाँ से वापस वो चीज़ यूएस एक्सपोर्ट होती है और वही मल्टीनेशनल यूएस की कंपनियां सस्ते में बना के यूएस को वापस बेच के मुनाफा कमाती हैं और वो कंपनियां यूएस के शेयर बाज़ार में उनका भाव ऊपर बढ़ता है और सब वहाँ खुश हो जाते हैं। तो ये तो उनके फ़ायदे की बात है। भारत में ऐसा बहुत बड़ा व्यापार है नहीं। हमने मेक इन इंडिया काफ़ी कोशिश करी है
बट चाइना जितना कर रहा था उतना नहीं कर पाए हैं अभी भी तक, और इसलिए हमारा जो नेट ट्रेड है वो एक डेफिसिट में है। इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, सालों से रहा है। ज़रूर ये मैं मान सकता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 20-25 सालों में जो ऑलमोस्ट 4.5% पे था एक समय पे, और हमें करेंसी क्राइसिस हो गई थी 1991 और फिर रिफॉर्म्स किए, वहाँ से घटते घटते ये नंबर ये आंकड़ा 1% तक आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जब जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारतवर्ष में लेके आए हैं तो उससे हमारे रिजर्व्स भी बढ़े हैं। बट जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आता है तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट स्पेसिफिकली ऑयल या गोल्ड इंपोर्ट्स के बढ़ने से हमें खा जाता है। इसलिए पिछले 1.5 साल से हमारा जो करेंसी है यूएसडी आईएनआर ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। इनफैक्ट ट्रेड डील होने के बाद भी अगर हम सोचते कि ये ट्रेड डील हो गई है और ये हमारे करेंसी को बेनिफिट करेगी, तो ये करेंसी को 90 रुपीज़ टू द डॉलर के नीचे आ जाना था। तो मैं अगर करेंसी यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखता हूँ तो उस पर मैं एक राइजिंग चैनल ऐसे बनाता हूँ, और ये जो चैनल है इसी के अंदर ऊपर नीचे यूएसडी आईएनआर चलता जा रहा है। और ट्रेड डील होने के बाद भी ये लोअर एंड को तोड़ नहीं पाया, और वो लोअर एंड करीब 90 रुपये के आसपास था। तो 90 रुपये को ना तोड़ना इटसेल्फ हमें बताता है कि करेंसी अभी भी मजबूत नहीं हुआ है, अभी भी वीक है, और फ्लोज़ जो हैं हमें बहुत ही ज़रूरी पड़ेंगे अगर हमें करेंसी को बैलेंस करना है। ये फ्लोज़ दो तरीके से आते हैं, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब भारतवर्ष में फॉरेन कंपनियां निवेश करें, फैक्ट्रियां लगाएं। और आप देखिए ये ऐसे समय पे हम लोग चाह रहे हैं जब यूएस ने वो उस पूरे ट्रेड को ही बदल दिया है। मतलब 10, 15, 20 साल पहले जब चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया, किसका फ़ायदा, जब यूएस की कंपनियां अपने खर्चे को कम करके दूसरे बाहर देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी, तो चाइना ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा के उनको वहाँ घर बनाने दिया। तो चाइना में फॉरेन कंपनियों ने अपना घर बनाया, वहाँ से उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया। भारत देश में क्योंकि इतना रेप्टिविज्म था, इतने रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, आप इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते, ये कर सकते, लैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब जो चैलेंजेस थे, चुनौती थे, उनको इन चुनौतियों को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में बहुत ही धीरे धीरे आए, और इसलिए हम लोग एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन नहीं पाए। तो ये चीज़ धीरे धीरे हो रही है, बड़े तौर तरीके से नहीं हो रही है। दूसरे तरीके से हम लोग अगर एक्सपोर्ट करते, अगर खुद भी हम लोग अपने दम पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते जो कि हम काफ़ी एक्सपोर्ट करें, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हम लोग बना पाए जो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है और सब अब उसको जानते हैं और बहुत ही उस पर कशमकश हो रही है, और उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो है आईटी सर्विसेज। तो मतलब मैन पावर एक्सपोर्ट्स, मोर देन की कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाए, हमने अपने जो मैन पावर है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसे कमाए हैं, और काफ़ी आगे भी ये बात बढ़ेगी, चाहे ये आईटी सर्विसेज हो या दूसरे तरह के सर्विसेज आगे जाके बने थैंक्स टू एआई। कहीं ना कहीं हमारा लेबर फोर्स जो है वो एक्सपोर्ट ज़रूर होगा। परंतु आज के तारीख में अगर हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, एंड व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, मतलब आपका जब जीडीपी जो है वो अच्छे से ग्रो करता है 8%, 9%, अभी तो उन्होंने नई जीडीपी नंबर्स भी निकाल दिए जिसमें कि जो पहले हम लोग सोच रहे थे इस साल का 7.2% ग्रोथ होगा, उसको 7.5 और पिछले क्वार्टर का 8% भी बताया जा रहा है। जब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और जब आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो तो आप इंपोर्ट भी ज़्यादा करते हो, तो नेट आपका करेंसी तो वीक ही होना है। ओके, तो कुछ हद तक करेंसी वीकनेस शायद बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये दिखा रही है कि आपके कंट्री में ग्रोथ है। बट दूसरी तरफ जब वो वीक होता जाता है तो फॉरेन निवेशक जो हैं वो घबरा जाते हैं और 2 कदम पीछे रखते हैं, और जब वो 2 कदम पीछे रखते हैं तो आपका ये जो नेट इंपोर्ट है ये बैलेंस नहीं हो पाता है, तो करेंसी कीप्स वीकनिंग, एंड दैट वीकनिंग इफेक्ट कभी कभी इट कैन हैव एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, मतलब इन्फ्लेशन का दर जो है वो बढ़ सकता है। इस बार ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि करेंसी को हमने काफ़ी हद तक अच्छे तरह से मैनेज किया था पिछले 2-3 साल, कई बार डॉलर भी बेच के कि ये वीक ना हो, तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं देखा गया। और इस साल नए जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने फिर वो करेंसी पे प्रेशर डालना बंद किया, मतलब उन्होंने इंटरवीन करना कम बंद किया है, तब से रुपये का भाव जो है वो मार्केट के हिसाब से घट रहा है। बट घटने का जो स्पीड है, जो तेज़ी से घटना चाहिए, उस तेज़ी से नहीं घट रहा है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी स्थिति है वो इतनी बुरी भी नहीं है।
तो इसलिए उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट अभी तक नहीं देखा गया, और इन्फ्लेशन इनफैक्ट इंडिया में सिंगल डिजिट्स तक गिर गया था, जैसे कि ग्लोबली हो रहा है। तो कहीं ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस का भी असर है कि इन्फ्लेशन का दर जो है वो कम रह गया। तो वापस हम लोग आते हैं कि करेंसी जो है हमारी जो वीक रह रही है वो इसलिए क्योंकि हमारा अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट है, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत देश में इसलिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि करेंसी वीक है, ये तो एक छोटा कारण है। पहले भी इन लोग ने काफ़ी हद तक पैसा लेके आए थे 2003 और 2008 के बीच में, और जब वो पैसा लेके आए तो हमारी जो वीक करेंसी वो एक्चुअली स्ट्रांग हो गई। तो पैसा आने से भी स्ट्रेंथ आती है, बट ये पैसा आ क्यों नहीं रहा है? तो मेरा मानना सिर्फ एक ही कारण है कि दुनिया भर का जो पैसा है भारतवर्ष में क्यों नहीं आ रहा है, और ये ट्रेड डील से कुछ लेना देना नहीं है, ये है टैक्स। 2015-18 के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है ये सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स पे ही नहीं लागू हुआ, ये जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी लागू किया गया। तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स है, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मैनेज कर रहा था शेरखान में 2006 के बाद, और जब भी हम लोग दुबई जाते थे या फॉरेन मार्केट्स में जाते थे पैसा उठाने के लिए या रेज़ करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की कि हमारे स्कीम्स में पैसा डाला जाए, तो मैंने एक चीज़ बहुत ही क्लियरली देखी कि सबसे पहले वो देखते थे कि आपके यहाँ टैक्स कितना लगेगा। फिर जब अगर टैक्स लगेगा तो वो रूट्स ढूंढते थे कि पैसा हम आपको कैसे दे सकते हैं कि हमें टैक्स ना लगे, कौन से देश के थ्रू निकाल के। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है उनके लिए। एक बार वो कन्विंस हो गए कि आप अच्छे फंड मैनेजर हो, आप पैसा कमा के दे सकते हो, वो उसके बारे में कम सोचते हैं, ये सोचते हैं कि टैक्स ना लगे। तो ये टैक्स बहुत ही बड़ा कारण है कि भारतवर्ष में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो सालों से नहीं आ रहा है। तो ये एक साल की बात नहीं है, 10 साल में अगर आप देखेंगे 8 आउट ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में से 8 साल मनी हैज़ नॉट बीन कमिंग इन टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लेके ही नहीं आ रहे हैं। लोगों ने सोचा शायद ट्रेड डील हो जाएगी तो पैसे लेके आएंगे। अच्छा, ट्रेड डील की जब बातें नहीं हो रही थी 2 साल पहले, तब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे नहीं ला रहे थे, तो ट्रेड डील होने के बाद क्यों पैसे लेके आएंगे? तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। अनलेस ये डील में ऐसा कुछ होता कि भारत की जीडीपी डबल हो जाए तो अलग ही बात है, तो शायद वो सोचते कि भाई अब तो यहाँ पे पैसा लगाना ही पड़ेगा, टैक्स लगे या ना लगे। तो ऐसा कुछ मामला तो है नहीं। तो जब ऐसा मामला नहीं है, वो टैक्स के कारण ही 2 कदम पीछे रखेंगे। इनफैक्ट आप सोचिए कि जितने फंड मैनेजर्स आते हैं टीवी पे, आपको क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअली पैसा लार्ज स्केल पे मैनेज करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप कम कर दीजिए। जो आपको 20-25% रिटर्न पहले दिख रहा था कोविड के बाद, अभी वो भी नहीं है। आप 10-12-15% के रिटर्न्स, इनफैक्ट 10-12% से ज़्यादा शायद कोई नहीं बोलता है, इतने ही एक्सपेक्टेशंस रखिए। अब इतने एक्सपेक्टेशंस आप रखिए, उसके ऊपर आप टैक्स भी भरिए, तो नेट रिटर्न कितना लेके जाओगे? और फिर करेंसी रिस्क भी है, विच इज़ यूजुअली अराउंड 5-6% पर एनम। मतलब टैक्स भी भरो, करेंसी रिस्क भी लो, और कमाओ क्या? 12% बिफोर ऑल दोज रिस्क। मतलब 12 में से आपको टैक्स भी कम करना है, उसके बाद आपको करेंसी रिस्क भी कम करना है, तो आपके हाथ में आएगा क्या? और अगर बॉन्ड यील्ड्स सब जगह बढ़ गए हैं, यूएस में बॉन्ड यील्ड तो 10 ईयर तो 10% पे है, बट उनके जो कॉर्पोरेट यील्ड्स हैं वो और भी ज़्यादा हैं। तो उनको वहाँ पे जब रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, फॉरेन कंपनियों में, खुद उनके यूएस की जो कंपनियाँ हैं, एआई की कंपनियाँ, उनमें निवेश करके ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो भारत देश में क्यों लेके आएंगे? तो कारण एंडलेस हैं जिनके लिए पैसा नहीं आ रहा है। ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है। फरवरी महीने में बीच में ऐसा लोगों को लग रहा था कि एफआई का थोड़ा पैसा आने लगा है, बट एंड ऑफ द मंथ जब टोटल नेट में, सिर्फ एनएसई डेटा की बात कर रहा हूँ, नेट देख रहा हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली -3-4,000 करोड़ जो महीने में बाहर गए, या शायद 6,000 करोड़। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दैट 6,000 करोड़ कल ही आया। कल का कुछ 7,000 करोड़ सेलिंग हुआ और उससे ये नंबर नेगेटिव हो गया। सो जो पॉजिटिव हो रहा था धीरे धीरे 2-4 दिन में वापस शून्य के नीचे आ गया है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर भी पैसा नहीं लेके आ रहे हैं। तो ट्रेड डील से, जैसे मैंने बोला, मतलब नहीं है, इसके कई दूसरे कारण हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ही डेटा पे हम लोग को नहीं अपना पूरा निवेश करने का जो मानसिक संतुलन एक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेटा स्टडी करोगे, पूरी तेज़ी कोविड के बाद जो हुई, फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत बड़े निवेशक नहीं थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे। तो फाइनली जो भाव है, एक स्टॉक का भाव, ये मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूँ, शेयर का जो भाव है ये कैसे डिसाइड होता है। अब क्योंकि यहाँ मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये जो भाव है किसी के खरीदने या बेचने से होता है, बट नेट होता है उसका परसेप्शन। क्योंकि जो खरीदने या बेचने वाला है वो क्या परसीव कर रहा है? वो परसीव कर रहा है कि ये देश में ग्रोथ होगा कि नहीं, और इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है। सामने बेचने वाला सोच रहा है कि क्या वैल्यूएशन होता है। और जब वो फास्ट होता है, हम लोग सोचते हैं कि कोई चला रहा है,
बट जब वही ट्रांजैक्शंस जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में धीरे धीरे होते हैं, वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम, दो लोग टेबल पे बैठते हैं, फिर आप भाव मिलाते हैं और तब जाके ट्रांजैक्शन होता है। शेयर बाज़ार में वही चीज़ हो रही है बट बहुत ही फास्ट। तो भाव फाइनली आपके परसेप्शन पे बनता है कि आपको क्या लगता है कि किस रेट से आपको लेना है या बेचना है। सो दिस परसेप्शन अगर बदल गया, चाहे एफआईआई खरीद भी रहे हों, भाव तो घट ही सकते हैं। ये चीज़ हमने Y2 के बबल में बहुत ही साफ साफ देखी। लोगों को याद नहीं होगा, कई आप लोग हैं जिन्होंने तभी निवेश भी नहीं किया होगा उस समय पे, शायद आपकी उम्र कम रहो, आप तब पैदा हुए थे, वो मुझे नहीं मालूम। बट गोइंग बैक, सबसे बड़ा पैसा भारतवर्ष में कब आया एफआईआईज़ का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का? वो आया 2000 के बाद, जब टेक बबल फूट रहा था। उसके पहले महीने में एफआईआई के पैसे जो भारतवर्ष में आते थे करीब 100, 200, 500 करोड़ रुपए आते थे। उस फटने के बाद जब बाजार गिरने लगा, वो नंबर बढ़ के 2-3 हज़ार करोड़ रुपए तक आ गया था महीने का। आज तो हम लोग 2-3 हज़ार दिन का देखते हैं, बट मैं समय समय की बात बता रहा हूँ कि इट वाज द बिगेस्ट इन्फ्लो जो हमने कभी देखा था अपने ज़िंदगी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का। वो शुरुआत हुई थी जब टेक बबल फट के भाव गिर रहे थे, तो उनके खरीदने से तो वो बबल बचा नहीं। थ्रू आउट द बबल उन्होंने खरीदा, क्योंकि वो खरीद रहे थे दूसरे शेयर, टेक वाले नहीं, शायद दूसरे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स थे जिनमें अगले 10 साल तक तेज़ी होने वाली थी, उसमें उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया था। बट उनके निवेश करने से बाज़ार गिरने से नहीं रुका, और आज आप सोच रहे कि उनके बेचने से बाज़ार गिर रहा है या उनके खरीदने से बढ़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम क्यों स्टडी करते हैं? मैं इनफैक्ट स्टडी करता हूँ एफआईआई, डीआई, क्लाइंट, ये जो डेली डेटा आता है, इंडेक्स फ्यूचर्स पोजिशंस, मतलब इंडेक्सेस में ये लोग जो हेजिंग करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी करते हैं, और क्लाइंट और एचएनआईज भी करते हैं। इनकी पोजीशंस को देख के हम लोग इनका मानसिक स्थिति जो है उनकी, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिमेंट, क्या प्रभाव है, क्या सोच रहे हैं, इस बात को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, और उस पर फिर हम लोग कहते हैं कि बाज़ार कहाँ से घूमेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बाज़ार क्या है, इट इज़ अ क्राउड, ओके। या भर भर के बहुत सारे लोग आते हैं, और ये जो क्राउड एक ही तरफ भागता है तो बाज़ार वहाँ पे रुकता नहीं है, फिर वहाँ से घूम जाता है। बट ऑफ कोर्स कुछ समय तक सब भागते हैं तो बाज़ार साथ साथ में भी भागता है, और जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं एक ही साथ, तब वो घूम जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। व्हेन एवरीबडी इज़ बुलिश, यू बिकम बेरिश, बट एवरीबडी इज़ बुलिश कैनॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपके 5 दोस्त तेजी में है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा बाजार तेजी में है। आपके 5 क्लाइंट मंदी में, इसका मतलब नहीं है कि पूरा क्लाइंट मंदी में है। आपको डेटा एनालिसिस करना है, और इसी डेटा एनालिसिस के लिए हमने strike.money करके प्लेटफॉर्म बनाया। ये डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, इसमें हर तरह का मार्केट डेटा है, फंडामेंटल, टेक्निकल, और इसको हम लोग चार्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चार्ट्स देख लो। और जो मैं बात कर रहा हूँ एफआईआई, क्लाइंट, इन लोग का जो पोजीशनिंग है कि इंडेक्स में इन्होंने कितना तेजी मंदी का पोजीशन, सौदा खड़ा करके रखा है, इस चीज़ को आप जान सकते हैं। और चार्ट देखने से आपको समझ में आता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन है, क्योंकि एक दिन के डेटा से नहीं समझ में आएगा। हिस्टोरिकल चार्ट, आप जब ट्रेडिंग व्यू के तरह के चार्ट्स हमने वहाँ डाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि एफआई खरीद के बहुत तेज़ी में आ गया, जो कि हिस्टोरिकली इस तेज़ी के लेवल पे तो बाजार टॉप होता है। या फिर क्लाइंट ने बेच के बहुत मंदी कर दी, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने तेज़ी में आ गए कि उन्होंने इतना खरीद लिया है उधर। तो ये उनका माइंड बताता है, क्योंकि उनके पास तो हर महीने कैश आ रहा है, वो तो निवेश करते जाते हैं। अगर आप सिर्फ कैश मार्केट का स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने खरीद रहे हैं, बाजार गिर रहा है फिर भी खरीद रहे हैं, तो आपको बाजार का रुख नहीं समझ में आएगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कब सब लोग ज़्यादा ही बुलिश हो गए और कब सब लोग ज़्यादा ही बेरिश हो गए। ये आपको इंडेक्स फ्यूचर्स या उनके एक्चुअल पोजीशन से पता चलता है, और ये पोजीशंस जो हैं डेली एनएसई देती है, और इनका जब हिस्टोरिकल चार्ट आप देखेंगे तब उसका आप एनालिसिस कर पाएंगे। ये चीज़ आपको करने का अगर मन है तो strike.money प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्राइब करें। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, एक बार तो देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसा ये चलता है। तो इस डेटा पॉइंट पे हमने कहीं ना कहीं कई बार पिछले साल बॉटम है या टॉप है उसको हमने एनालाइज किया और जाना कि यहाँ से वापस बाजार ऊपर जाएगा। जैसे कि सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक मैं तेज़ी में था कि ऊपर जाएगा, और मुझे इनफैक्ट लग रहा था शायद काफ़ी ऊपर जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड डील हो जाएगी। गलती क्या हुई है कि ट्रेड डील उस समय में हुई नहीं, और जब हुई नहीं और 5 जनवरी को बाज़ार ने टॉप मारा, वहाँ से गिरना शुरू किया, तो उसने कई इंपॉर्टेंट जो लेवल्स से वो तोड़े, और वहाँ पे मैं डर गया। तो मैं डर गया और मैंने फिर वहाँ से मंदी की बात करने लगी।
जब मैंने मंदी की बात करना शुरू करी, तब से मेरा बाज़ार पे जो व्यू है वो पूरी तरह बदल चुका है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक मंदी जो है एक शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मंदी आ रही है ये एक लॉन्ग टर्म करेक्शन है, एक लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में भी बन सकता है, और इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग तैयार नहीं हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इस बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ये जब टॉप बना, ये ऐसे समय पे बना जबकि एफआई और ये सब का जो पोजीशनिंग है काफ़ी शॉर्ट था, और हर बार लग रहा था कि यहाँ से तेज़ी होगा तेज़ी होगा तेज़ी होगा, और फिर वहाँ पे सडनली घूम गया, और इस घूमने से जो है जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया। तो फिर इन डेटा पॉइंट्स को हम लोग को बहुत ही अलग तरह से एनालाइज करना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है कि इसका आगे जाके मतलब क्या है। अच्छा, ये जब हुआ तो बिलो द सरफेस कई जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे पहले से ही गिर रहे थे। स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस ने पहले गिव अप कर दिया था, तो लग रहा था या तो वो बॉटम करेंगे या निफ्टी टॉप करेगा, और इसी चीज़ का हम लोग को आंसर मिल गया, जवाब मिल गया जब निफ्टी टूटा। तो इसका मतलब है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पहले हमें लीड इंडिकेशन दे रहे थे कि बाजार नीचे से वीक हो रहा है, और फिर निफ्टी गिरा। एक और तरीका इसको देखने का है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो मूविंग एवरेज के ऊपर कितने हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स हैं। जो ये आंकड़ा भी गिर रहा था कहीं ना कहीं 65% से धीरे धीरे 55, 45, 35, मतलब इतने शेयर जो हैं वो मूविंग एवरेज के नीचे आते जा रहे हैं, जबकि निफ्टी ऊपर दिख रहा है। तो ये भी हमें एडवांस में बताने लगा कि कहीं ना कहीं अंडरलाइंग वीकनेस है। बट जब तक निफ्टी इटसेल्फ नहीं टूटता है तब तक हम लोग ये व्यू नहीं लेते हैं कि ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सत्य बना कि नहीं, क्योंकि हमें तो बाजार के साथ ही चलना है। और ये सत्य बना जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद, जब बाजार ने क्रिटिकल लेवल्स तोड़े। अब वो दिन है और आज का दिन है। बजट तक बाजार गिरा, पूरे जनवरी में बाजार गिरा, और फिर ट्रेड डील के लेके उछाल आया। ये ट्रेड डील का जब उछाल आया तो इसने जनवरी का हाई नहीं निकाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। जब आप बहुत ही अच्छे न्यूज़ पे प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पाते हो, ये इटसेल्फ आपको बता रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसका एक और कारण भी है कि 2025-26 में जब इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़िया सी तेज़ी देखी जा रही थी और कई जगह ट्रेड डील्स हुए और वो बाज़ार भी काफ़ी चल गए, ओके, चाहे वो जापान हो चाहे वो कोरिया हो, भारत बाज़ार उस पूरे समय में इस कश्मकश में लगा हुआ था कि हमारी ट्रेड डील कब होगी, है ना। और हमारा जो अर्निंग ज़रूरत है वो घटता जा रहा था। तो होप ये था कि कहीं ना कहीं ट्रेड डील भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई काट रहा है, और ये सबको मिला के गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत स्पेंडिंग जो कर रहा है उस सबको मिला के हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाता, तो हम आगे की तरफ दौड़ जाते। बट ये चीज़ उस समय पे नहीं हुई जब बाज़ार का जो माहौल है वो इस चीज़ के होने के लिए तैयार था। मतलब ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो बढ़ रहे थे। ग्लोबल मार्केट्स में भी नॉन यूएस मार्केट्स में पैसा जा रहा था। नॉन यूएस मार्केट्स में पैसा कब जाता है, जब डॉलर वीक होता है, ओके, मतलब आपका करेंसी स्ट्रांग होता है। बट रुपया तो वीक रहा, रुपया इसलिए वीक रहा क्योंकि हमारी डील नहीं हुई, तो हम इन सब से अलग हट गए। जो ये पिछले साल का अपॉर्चुनिटी था भारत को ऑल टाइम हाई 30-35,000 तक निफ्टी को जाने का, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम खो चुके हैं। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटी हम खो चुके हैं, नहीं तो फिर आप इसी का इंतज़ार करते रहेंगे। आगे जाके शायद फिर से ये हो सकता है, शायद हो सकता है, हम इसका इंतज़ार करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि बाज़ार का सेटअप कैसा है, ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप कैसा है। बट आज के तारीख में सेटअप बिगड़ा हुआ है, इसलिए आज ये एंटिसिपेट करना कि यहाँ से वापस तेज़ी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट बाय द डिप, मतलब जब आप मंदी के दौर में हैं तो हर बार जब बाज़ार घटता है वहाँ आप खरीदिए मत, हर डिप पे खरीदिए मत, आप मरेंगे, ओके। पूरे महीने फरवरी में धीरे धीरे बाज़ार नीचे आ रहा है, इसलिए लोग सोच रहे बस धीरे ही है और नहीं गिरेगा। जुलाई में भी गिरा था, तब मैं बोल रहा था नहीं गिरेगा, और जनवरी में जाके न्यू हाई आया, क्योंकि वो समय अलग था, पूरी दुनिया में तेज़ी का माहौल था, डॉलर घट रहा था। अब वो कारण बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि डॉलर का भाव जो है वो बॉटम हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे, तो ये सबसे पहली बात हुई, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ओके। बॉन्ड मार्केट और डॉलर मार्केट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा और बाद में बात करूँगा। ये दोनों जब साथ साथ में बढ़ते हैं या घटते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ओके। पर डॉलर लास्ट ईयर जब घटता है तब पैसा कहाँ जाता है? इमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटीज़, सोना चांदी। ये पिछले साल की कहानी थी। ये कहानी क्या इस साल भी चलेगी कि नहीं, यही तो विषय है, यही तो सब लोग जानना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि डॉलर का भाव घट घट के बॉटम हो चुका है और बढ़ने लगा है।
ये एलियट वेव एनालिसिस जो बिहेवियरल एनालिसिस होता है इसके हिसाब से, और दूसरा जो मैंने पोजीशनिंग आपको बताई है FIDI क्लाइंट, अब डॉलर तो FIDI क्लाइंट में नहीं आता है भारतवर्ष में, बट SI डेटा US में आता है CFTC से, जो US का फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है, वो उधर के ट्रेडर्स का डेटा दिखाता है और वहाँ पे डॉलर में सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन बन चुका है। इसीलिए आप जब मीडिया में सुनते हैं, कई लोग कहते हैं डॉलर डी डॉलराइजेशन, डॉलर घटता रहेगा, ये सब बढ़ता रहेगा, ये अपने ट्रेड की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले साल में किया, और ये इतना कर चुके हैं कि सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन बन गया है। अब जब सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन बन गया है तो वहाँ से चीज़ घटती नहीं है, वहाँ से बढ़ती है, और ये चीज़ हमारा काम है एनालिसिस करना। ये फंड मैनेजर्स का काम नहीं है, म्यूचुअल फंड जो चलाते हैं उनका काम है कि आपका पैसा ले और अच्छी कंपनियों में निवेश करें। तो ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ये उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो थोड़ा बहुत अगर मतलब भी होगा, उनका 100% कैश में से 5% 10% कैश कर देंगे पोर्टफोलियो में, बाकी 90% इन्वेस्टेड रहेंगे। बट आप अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और आप बचना चाहते हो मार्केट में से कि अगर 10% 20% 50% मार्केट गिर जाता है, मेरी पोर्टफोलियो घट रही है, मुझे उसे बचाना है, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं जानने के लिए। और इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं हर दिन लिखता हूँ इंडिया चार्ट्स के ऐप पे, इंडिया चार्ट्स की वेबसाइट पे मैं डेली लिखता हूँ। तो आपको अगर पढ़ने में मज़ा आता है और जानना चाहते हो कि ये कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, और ये पूरी एनालिसिस का एक फुल रिपोर्ट चाहते हैं जो कि मैं 1-2 महीने में लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट लिखता हूँ, ये सब आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं indiacharts.com ऐप या वेबसाइट पे। तो वो चीज़ आप ज़रूर मन में रखिए कि आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती है, ऑफकोर्स इंग्लिश में मैं पब्लिश करता हूँ वो बात अलग है, बट एक बार आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ तो उसको डेली फॉलो करने में, डेली अपडेट्स हर चीज़ पे, गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स लॉन्ग शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट ट्रेड्स बहुत सारे किए हमने पिछले महीने में क्योंकि बाजार गिर रहा था, तो कब क्या चीज़ ढूंढनी है। अब ऐसे भी बाजार में कुछ चीज़ें जो बढ़ रही हैं ओके और घट रही हैं, तो किस चीज़ पे ध्यान देना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो बाजार ऐसा रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है, और क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है लोग हर डिप पे खरीदने का मन रख के कर रहे हैं, बट एनवायरनमेंट बदल चुका है। तो ट्रेड डील हमारे पास बहुत ही देरी से आई, ऐसे समय पे आई जब डॉलर का भाव घटते घटते बढ़ने लगा है, सब लोग डॉलर पे मंदी में आ गए हैं, सब लोग सोना चांदी पे तेज़ी में आ गए हैं, सोना चांदी तो मिलेगा ही नहीं, शायद उसको खाना पड़ेगा, इस तरह की तेज़ी कि जैसे कि मिलेगा ही नहीं, आप इतना सोना चांदी घर पे रख लोगे, खाओगे क्या जब पैसे की ज़रूरत होगी। तो जब इस तरह का पागलपन हो जाता है, इनफैक्ट एक ही इंडिकेटर है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं जैसे ट्रेडिंग व्यू या कुछ, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सिंपल इंडिकेटर टेक्निकल्स का कई आप लोग जानते होंगे। मंथली चार्ट, कल मंथली क्लोजिंग हुआ हर मार्केट का, आप मंथली चार्ट पे देख लिए, सोना का 96 का रीडिंग, चांदी का 93 के रीडिंग, ये बहुत ही हाई रीडिंग्स हैं। 15-15 20-20 साल में एक बार होता है, और जब भी होता है वहाँ से 30-40% तो भाव घट जाता है। अब इंट्रा मंथ हमने 30-40% तो देखा सिल्वर में, बट मंथली चार्ट पे अभी भी ये 11वां महीना आई थिंक जो कि सिल्वर का भाव पॉजिटिव मंथ क्लोज हुआ है, मतलब मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ, गिरने के बाद भी वापस बढ़ के। सोना का भी भाव जो है वो शायद 6th मंथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो बहुत लंबे विनिंग स्ट्रीक्स हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बट इतने हाई रीडिंग्स पे क्या मैं निवेश करना चाहता हूँ? अगर आपको अच्छा भी लगता है सोना चांदी तो यहाँ पे निवेश करने का मतलब नहीं है। पुराना आप लेके खड़े हो ठीक है, नए निवेश करने के लिए ये ओवरबॉट रीडिंग्स जब नीचे आ जाती हैं, चाहे 70s में भी आ जाए अगर लॉन्ग टर्म बुलिश है, और अगर बेरिश है तो फिर 60s 40s में आ जाए, तब जाके हम लोग सोचेंगे कि निवेश करना है। वो चीज़ हम लोग बाद में फाइन ट्यून कर सकते हैं। आज के तारीख में ये तो जान सकते हैं कि यहाँ पे गलती ना करें। कौन सी गलती? सोना चांदी में तेज़ी, कमोडिटीज़ में तेज़ी, इमर्जिंग मार्केट्स में तेज़ी, और उसी तरह भारतवर्ष जिन्होंने कि इमर्जिंग मार्केट्स की पूरी तेज़ी को मिस किया, अब ये ट्रेड डील का अनाउंसमेंट का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ट्रेड पिछले साल का था, उसका फ़ायदा हमें पहले हो सकता था। अगर ये अनाउंसमेंट हम लोग 6 महीने पहले करते तो बाज़ार भाग जाता था 30,000, बट अब ये अनाउंसमेंट हम नहीं कर पाए समय से। अब पूरी बाज़ार का जो रुख है वो बदलने की तैयारी में है, क्योंकि अब देखिए US के जो मार्केट्स हैं, नैस्डैक ने 30 अक्टूबर के बाद नया हाई नहीं बनाया, अगर आप नहीं जानते हो, सिर्फ उसमें S&P या डाउ ने थोड़ा नया हाई बनाया है। सो इसको हम लोग टेक्निकल्स में कहते हैं डाउ थियरी नॉन कन्फर्मेशन। ओके, मतलब डाउ थियरी के हिसाब से जब अलग अलग सेक्टर्स कंफर्म नहीं करते तेज़ी को तो वो तेज़ी नहीं माना जाता है। और इस होते बीच में यूरोप नया हाई बना रहा है, कुछ इमर्जिंग मार्केट, जापान नया हाई बना रहा है, तो पैसा जो है घूम रहा है, वही पैसा US से जापान, जापान से इमर्जिंग मार्केट, ऐसे घूम रहा है। और देश के अंदर भी ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो आप इंडिया में देखिए क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बेचो, पब्लिक सेक्टर बैंक खरीदो।
अगर 10 साल बाद पहले आपको कोई ये काम करने को बोलता तो आप बोलते पागल आदमी है। 2010 से लेके 2020 में सबसे बड़ा पैसा लोगों का बना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, HDFC, एक्सिस, ये सब लेके। PSU बैंक्स तो ठुक रहे थे NPS को लेके। आज वही ट्रेड उल्टा हो गया है। क्या ये ट्रेड सही है? चलो मैं वैल्यूएशन गैप वो सब समझता हूँ, NPS सब पूरे गवर्नमेंट ने राइट ऑफ कर दिए, ऐसा पहले भी हो सकता है, हो चुका है 2002 में। और जब तेजी आई 2002 से 2010 वापस NPS बढ़ गए, वापस वही प्रॉब्लम्स। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या आप पूरी तरह निवेश करोगे? तो कुछ हद तक ये ट्रेड अच्छा लगता है, बट अगर हर दिन आप देख रहे हो कि ICICI परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा इकोनॉमिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। या तो बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपका इकोनॉमी का कोर है, अगर वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, आप सिर्फ PSU बैंक्स में कुछ ग्रोथ देख रहे हो क्योंकि उन्होंने पहले अपना बिजनेस लॉसेस राइट ऑफ किया, अब जाके वो उस पर धंधा कर रहे हैं दबा के। ओके, बट कहाँ पे कर रहे हैं, किस सेक्टर्स में कर रहे हैं? जो मेन सेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़ी शहर हैं जहाँ पे ये बड़े बैंक्स काम करते हैं, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी जगह कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो अलग तरह का रिस्क ले रहे हैं। ओके, अगेन दे आर टेकिंग मोर रिस्क एंड डूइंग द बिजनेस, बट डज दैट मीन कि हमें इन्हीं में निवेश करना चाहिए? तो ये जो बहुत अजीब सा एक स्थिति है। इनफैक्ट HDFC बैंक में मैंने कल ही चार्ट डाला था, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह। इसमें जो सेलिंग वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं, मतलब भाव घट रहा है और वॉल्यूम भर भर के वॉल्यूम से घट रहा है जनवरी से, ये बहुत ही अनयूजुअल है। और इस तरह का सेलिंग मतलब कोई बड़े तरीके से इसमें से निकल रहा है। ये क्यों हो रहा है, वो मैंने सवाल पूछा। कुछ लोगों ने मुझे सही जवाब दिया कि कहीं ना कहीं इंडेक्स रीबैलेंसिंग का काम शुरू किया है NSE ने दिसंबर के महीने से। मतलब कि उन्होंने निफ्टी बैंक का जो कंपोनेंट्स है उन्होंने बदल दिए, वेटेजेस बदल दिए। जो पहले HDFC बैंक का बहुत बड़ा वेटेज था, उन्होंने बोला यार बहुत बड़ा वेटेज है, इससे बैंक निफ्टी बहुत ऊपर नीचे होता है, इसके वेटेज कम कर देते हैं, PSU स्टॉक्स से बढ़ा देते हैं। ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि इस कंट्री के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं, ओके, बेस्ड ऑन मार्केट कैप, उनका वेटेज कम कर दिया जाए, मतलब मार्केट कैप का कोई वैल्यू नहीं है, और जिनका कम है उनको बढ़ा दिया जाए। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो फंड्स इंडेक्स के बेसिस पे निवेश करते हैं उनको ये बेच के वो लेना पड़ेगा। ये तो आपने फोर्स ट्रेड कर दिया, लोगों को ज़बरदस्ती खरीदवा रहे हो और ज़बरदस्ती बिकवा रहे हो, राइट? नॉट बेस्ड ऑन द मार्केट बट बेस्ड ऑन जस्ट चेंजिंग इंडेक्स कंपोनेंट्स, जैसे कि MSCI रीबैलेंसिंग होता है। बट ये गलत ट्रेंड है, सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। शायद इसका लास्ट ट्रांच मार्च के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा जो रीबैलेंसिंग है। बट इस तरह का इंडेक्स मैनेजमेंट कई सालों से चल रहा है, जिससे मैं बहुत ही खुश नहीं हूँ, बट इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमें इंडेक्स जैसा है वैसे ही उसको पकड़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। बट मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में भी आप फर्स्ट यू वेंट अवे फ्रॉम मार्केट कैप टू फ्लोटिंग रेट, चलो वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि कई बड़ी कंपनियों के वेटेजेस कम हो गए। फिर आप उसमें कंपोनेंट हर महीने बदल रहे हो, हर 2 महीने कम इस स्टॉक को हटा दो, ये वाला डाल दो, ये वाला हटा दो, ये वाला डाल दो। मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटा दो, दूसरा कोई डाल दो। और दूसरा कोई जो आप डाल रहे हो वो अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, सिर्फ मार्केट कैप और प्रॉफिट के बेसिस पे आपने डाल दिया। और कल जाके क्या होता है कि इस तरीके से ना आप क्या करोगे कि सबसे एक्सपेंसिव कंपनियां और सबसे बबल वाली कंपनियां वो आप इंडेक्स में डाल दोगे। आखिर में खुद का ही आप जो ग्रेव है, ओके, वो आप खुद ही खोद रहे हो कल के लिए। आज के तारीख में तो अच्छा लगेगा क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बार बार डाले जा रहे हो और वीक को हटाए जा रहे हो। तो हमारे बाज़ार में रोटेशन बहुत होता है इस चीज़ को लेके कि ये सेक्टर बेचो, ये ले लो, ये बेचो, ये ले लो, जब तक लिक्विडिटी घूम रही है। बट ऐसा एक समय आता है जब ये सब बातें काम नहीं करती हैं, और मुझे लग रहा है ऐसे ही समय पे हम लोग आ गए हैं। क्योंकि वापस मैं बात वहीं पे जा रहा हूँ, जब डॉलर का भाव बढ़ता है, एक तो ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ नहीं कम होनी जाती है कि पैसा US से निकल के पूरी दुनिया में जा रहा है, या इंडिया में हम लोग बोल रहे हैं कि भारत से निकल के US जाएगा, ये चीज़ कम होने लग जाएगी। क्योंकि जब करेंसी मूव्स आते हैं तो पैसा घूमना बंद कर देता है। आप चाहते हो कि मैं अपने पैसे लेके अपने घर रखूँ, तो जब डॉलर का भाव बढ़ेगा तो अमेरिकन चाहेंगे कि मैं सब जगह से पैसा निकाल के अपने तरफ रख लूँ, और सबसे बड़ा लिक्विडिटी अमेरिका का है और सेकेंड जापान का। जब जापानीज येन स्ट्रांग होता है तो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है, येन वाले जो पूरा पैसा दुनिया भर में लगा रहे हैं वो निकालते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स हैं जिनको हमें हर बार नज़र में रखना पड़ता है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो कौन बेचेगा, और येन स्ट्रांग हो रहा है तो कौन बेचेगा। और डॉलर स्ट्रांग होने पे पूरी दुनिया से US का पैसा जो है वो निकलता है, और कमोडिटी से भी निकलता है। तो इसका हमने पहला जो क्या कहते हैं कर्टन रेजर है वो सोना चांदी में देखा। ओके, अब सोना चांदी फिर से बढ़ रहे हैं,
बट मुझे लगता नहीं कि नए हाई आप लोग देखेंगे, क्योंकि डॉलर का भाव फिर से बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो मेरी बात गलत, अगर बढ़ता है तो दोबारा एक और राउंड ऑफ सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से दिखा जाएगा, और मेरा मानना है कि डॉलर का रेट यहाँ से बढ़ने ही वाला है। तो इस चीज़ का असर जब आता है, दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, ये है बॉन्ड मार्केट। इस महीने इनफैक्ट कल मंथली क्लोज हुआ, वीकली क्लोज हुआ। यूएस बॉन्ड मार्केट से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे है क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं एक चीज़ के, और वो है द रिस्क ऑफ अ यूएस स्लो डाउन और रिसेशन। ये रिस्क कैसे आता है? ये रिस्क तब आता है जब यूएस का बॉन्ड मार्केट जो है वो बाजार से अलग ही डायरेक्शन में भाग जाता है। टिपिकली क्या होता है कि जब यूएस का बाजार तेजी में रहता है तो लोग बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाल के इक्विटीज़ में डालते हैं। तो जब लोग बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाल के इक्विटीज़ में डालते हैं तो आप देखेंगे कि यूएस का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है बॉन्ड डील्स के हिसाब से, क्योंकि बॉन्ड मार्केट घट रहा है। तो देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इक्विटीज़ एंड बॉन्ड्स। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बॉन्ड मार्केट घटते घटते घूम जाता है और बढ़ने लगता है। ये चीज़ पिछले एक महीने से धीरे धीरे नज़र आने लगी, और कल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स हो गए। मतलब कल शाम का जो क्लोजिंग है बॉन्ड डील का डेली वीकली चार्ट पे, उन्होंने ट्राइंगल जो कुछ पैटर्न्स थे पिछले 6 महीने के वो तोड़ दिए। तो ये कंफर्म करता है कि बॉन्ड डील का ट्रेंड जो है पूरी तरह बदल चुका है, अप से डाउन, और मतलब बॉन्ड मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है डाउन से अप। अब मैं दो चीज़ बोल रहा हूँ, डॉलर बढ़ेगा, बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा। ये जब होता है, ये तभी हुआ है जब यूएस के बाज़ार में अगले 2-3 महीने बाद सबसे पहले तो शेयर बाज़ार काफ़ी गिरता है, एक करेक्शन आता है, और दूसरी बात, अगर ये करेक्शन ज़्यादा होता है तो रिसेशन इज़ द फॉलोअप। अगर ये करेक्शन को बचा लेते तो कभी कभी रिसेशन बच जाता है, जैसे कि 2022-23 में हुआ, उन्होंने वहाँ पे बचा लिया, वापस बाज़ार ऊपर आ गया। तो इसी स्थिति में हम लोग आज बैठे हैं। बट ऑफ कोर्स 2022 में डॉलर बढ़ा ज़रूर था, बट इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो इशू नहीं है, आज इन्फ्लेशन का इशू नहीं है, इन्फ्लेशन तो घट के कहीं पे फ्लैट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। ओके, बट क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा है, एक ही जगह पे है और घट भी नहीं रहा है, तो यूएस जो इंटरेस्ट रेट्स जोर से काट नहीं पा रहा है। और यूएस जब इंटरेस्ट रेट्स काट नहीं पा रहा है तो बॉन्ड डील्स चाहे घट रहे हों, फेड रेट जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो फेड रेट वहीं पे जब तक खड़ा रहेगा, इकोनॉमी वहाँ पे धीरे 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 स्लो होती जाएगी, और वही बॉन्ड मार्केट पहले एंटिसिपेट कर रहा है। बॉन्ड नहीं वेट कर रहा है कि भाई आप रेट काटोगे, मैं तो पहले ही बॉन्ड डील घट जाता है और बॉन्ड बढ़ने लगता है। तो ये सिग्नल है कि पैसा जो है वो मार्केट से निकल के सेफ्टी में जा रहा है। सेफ्टी मतलब बाइंग ऑफ यूएस बॉन्ड्स, और जब उसके साथ डॉलर बढ़ रहा है तो इट मीन्स रिस्क ऑफ फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब सब जगह से पैसा निकल के वापस यूएस की तरफ और यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर। अब इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बहुत खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा डेट खड़ा है, वो डेट को उसको फाइनेंस करना है। अगर वो पैसा वापस जाके उसी के बॉन्ड्स में जाता है पूरी दुनिया से निकल के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका डेट जो है सस्ते भाव में रीफाइनेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ से वो खुश होगा। बट इसमें एक चीज़ सैक्रिफाइस हो जाती है, वो है यूएस का शेयर बाज़ार, और यूएस के शेयर बाज़ार के गिरने से हर बाज़ार पे इम्पैक्ट आता है। और ये दूसरी चीज़ है जिससे हम लोग को केयरफुल रहना है, जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ होगी और इसका भी असर अपने बाज़ार पे आएगा। तो इग्नोरेंट हो जाते हैं हम लोग अपने डोमेस्टिक न्यूज़ को देख के, अरे जीडीपी का नंबर अच्छा आ गया, ये ट्रेड डील हो गई, फंड मैनेजर बोल रहे हैं कि केपेक्स स्पेंडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वो सब बातें सच हैं, और इन्हीं बातों को लेके मैं भी बुलिश था 2 महीने पहले, जब तक कि बाज़ार के सब फैक्टर्स अग्री करते हैं। बट जब ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है तो यही फैक्टर्स काम नहीं करते हैं, और ये स्थिति आज की हमारी कि ये फैक्टर्स जो हैं ये काम नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग को थोड़ा सतर्क, बाज़ार में सतर्क होना ज़रूरी है। और ये वीक का जो क्लोजिंग है इसमें इनफैक्ट कई चीज़ें हुई हैं। निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ किया है। मैं वीकली एवरेजेस देखता हूँ तो 40 वीक के नीचे क्लोज़ किया। डेली चार्ट्स पे 20 डे एवरेज तो पिछले 3 दिनों से ही टूट चुका था, बट वीकली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग कैंडल, जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स फॉलो करते हैं, हम लोग कहते हैं एनगल्फिंग बेयर पैटर्न। एनगल्फिंग बेयर पैटर्न का ये मतलब है कि पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के ऊपर बाजार खुलता है और पिछले हफ्ते के ओपनिंग के नीचे बंद होता है। मतलब पिछले हफ्ते का ओपन और जो क्लोज है वो पूरा खा जाता है, ऊपर जाके नीचे जाके, और फिर नीचे बंद करता है। तो उसको जब खा जाता है तो हम लोग कहते हैं एनगल्फ्ड। तो एनगल्फिंग बेयर, ये जापानीज़ लोगों ने ये सब पैटर्न्स बनाए थे।
इंडिकेटिव है सिर्फ, इट्स नॉट समथिंग जिस पे हम लोग सौदा मारेंगे। सौदा तो मैं अपने RMI या रोहित मोमेंटम इंडिकेटर के ही बेसिस पे करता हूँ, और वो इंडिकेटर आपको स्ट्राइक मनी जो मैंने बताया वहाँ पे भी मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे जो लोग स्पेशली एक्सेस मांगते हैं हमारे टीम से, वो लोग अलग तरह से उसका एक्सेस आपको देते हैं। हाँ, तो वो इंडिकेटर्स ऑलरेडी सेल में पहले से ही थे, डेली या वीकली में। सिर्फ ये प्राइस ब्रेक्स नहीं हो रहे थे, मतलब 24,000 25,500 600 का जो एक बेस लाइन था जहाँ से गैप अप हुआ था बाजार का, वो नहीं टूट रहा था, वो फाइनली कल टूट गया। तो हम लोग जो गैप अप हुआ था ट्रेड डील का, उस गैप जोन के अंदर घुस चुके हैं। तो यूजुअली जब आप उस गैप जोन में घुसते हैं तो पूरा गैप भरता है, मतलब 25,100 तक पूरा गैप वो भरने वाला है। और वो भरने के बाद हम लोग ये सोचेंगे कि उसका लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है, बॉटम जो 24,600 था, वो भी बच पाएगा कि नहीं। तो ये अगले हफ्ते हमारा टच पॉइंट होगा कि ये लेवल्स बचते कि नहीं, 25,100 और उसके बाद 24,600, क्योंकि ये लेवल्स अगर टूट गए तो दरवाज़ा जो है 22,000 तक का खुल जाता है, 22,300 400 जो भी है, बट 22,000 मेंटली आप पकड़ो का दरवाज़ा खुल जाता है। तो नेक्स्ट वीक ये लेवल्स हैं जो आपको देखने हैं जिससे ये दरवाज़ा खुलता है। अब मैंने इतने सारे रिस्क बताए कि यूएस रिसेशन में जा सकता है, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्लो है, पिकअप बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी 50 की है वो अभी भी सिंगल डिजिट्स में आ रही है, और पी रेशियो जो है वो 22 तक चल रहा है। तो ये पी रेशियो को कम होना पड़ेगा। अच्छा, ये सब होगा तो आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल होने वाला है। तो इसमें बट रोहित, अगर आप तुम गलत हो और मैंने सब बेच दिया, ऊपर गया, तो मैं क्या करूं? तो पिछले वीडियो में भी जो मैंने बताया था वो मैं फिर से आइटरेट करता हूं। 25,000 का पुट आज भी बीच में 400 रुपये का भी हो गया था, जब मैंने लास्ट टाइम बोला था 500 था, फिर 400 भी हुआ, अब 600 तक भी आ गया है। बट 400 हो, 500 हो, 600, ये भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का करीब 2% होता है हेजिंग का कॉस्ट, 2-2.5% आप अगर लगाओगे और 25,000 का पुट दिसंबर महीने 2026 दिसंबर महीने का लोगे, तो आपको फिर अपने पोर्टफोलियो को बेचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मेरा सिंपल कंक्लूजन है। सिर्फ मैंने क्या किया है वो ऑलरेडी आपने अगर मेरा इंटरव्यू सुना शरण, फाइनेंस विद शरण के साथ, वहाँ मैंने बोला कि मैंने इक्विटी पूरा छोड़ दिया, मतलब आई एम 100% कैश। बट ये चीज़ सब लोग नहीं कर सकते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि एंट्री एग्जिट करना फिर एंट्री करना साइकोलॉजिकल है। और जिस चीज़ों को मैं बिलीव करता हूँ इतने स्ट्रांगली आप नहीं बिलीव कर सकते। आप बोलोगे नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं कहूँगा कि इतना तो करिए, या तो थोड़ा कैश लेवल बढ़ा लीजिए 10%, 20%, 30%। तो उससे एटलीस्ट जब बाजार नीचे आता है तो आपको खरीदने की जगह मिलेगी। और दूसरा है, आपको नहीं बेचना है या जो भी है, हेज कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो का 2.5% लगा के 25,000 दिसंबर, मतलब पूरे साल का पुट एक बार लेके बाजू में रख दीजिए। तो चाहे ट्रंप कुछ बोले नहीं बोले, वेनेजुएला हो गया, ग्रीनलैंड में वॉर होगी या ईरान में होगी, हमें नहीं पता, कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है, यूएस में रिसेशन, तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं। और कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो हेज ना हटाएं, क्योंकि हेज का पर्पस ही होता है कि पॉजिटिव आज हो रहा है कल नेगेटिव हो गया। तो हेज इसलिए हम लोग रखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं, उससे बचने के लिए हम हेज करके उसको बाजू में रख देते हैं। तो हेज को मत हटाइए और फिर आप शांति से सो पाएंगे, क्योंकि फिर आपको ये डर नहीं है कि 25,000 के नीचे गया तो क्या होगा, क्योंकि 2-2.5% में आपका जो पोर्टफोलियो का इक्वल वैल्यू है वो हेज हो जाता है। आपको थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप 3% ऑफ पोर्टफोलियो तक कर दीजिए, अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप सोचिए कि यहाँ से बाजार बाई चांस अगर 20% गिरता है, किसी भी इवेंट में कुछ न्यूज़ हो गया, वॉर हो गया, तो 20% में यहाँ से 25,000 से क्या होगा, 21,000 होगा, 4,000 पॉइंट्स, 600 पॉइंट का आपका जो पुट है वो 4,000 तक जा सकता है। तो वो आपको काफ़ी हद तक, सोचिए पोर्टफोलियो आपका 20% गिरा, अब ये 2% जब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाता है तो कितना हो जाता है, 2 × 10 20%, तो वही आपका हेज है। ओके, तो अगर 400 पॉइंट में लेते तो 4,000 होता, 600 का 4,000 इज़ नॉट एग्जैक्टली 10, बट आप समझ रहे हो मेरी बात कि बेसिकली काफ़ी हद तक अगर 20% भी नहीं मिला आपको, अगर 15% भी मिल गया वापस, 20% यहाँ गवा के 15% पुट में मिल गया, और वो पुट आप जब बेचते हो आपके बैंक में कैश आता है, तो एक तरह से आपने कैश ही क्रिएट कर लिया, और वो कैश आप वापस शेयर खरीद सकते हो। मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपने हेज किया और मंदी एक्चुअली हो गई, तो आपको कैश भी मिल जाएगा, उससे आप नया निवेश भी कर लोगे। तो ये हेज करना मुझे लगा कि सबके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको ये नहीं झेलना पड़ेगा कि मैंने बेच दिया, रोहित के बोलने पे ऊपर चला गया, तो दैट रिस्क इज़ नॉट देयर। मैं तो मानता हूँ गिरेगा, तो ये तो मेरा व्यू है और मैं इसको डील कर लूँगा अपने तरीके से, ठीक है। तो इस व्यू को लेके मैं चल रहा हूँ कि नंबर 1, भारत का जो शेयर बाज़ार है वो मंदी के दौर में आ चुका है,
और ये छोटी मंदी नहीं, बड़ी मंदी भी बन सकती है। इट कैन बिकम अ बेयर मार्केट, क्योंकि यूएस रिसेशन रिस्क जो है वो हमारे सामने बहुत बड़ा बन के आ गया है। जो रोटेशन ट्रेड है, जहाँ पे आप HDFC बेच के PSU ले रहा है, कोई वो बेच के PSU स्टॉक्स, दूसरे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ले रहा है, ये रोटेशन ट्रेड सिर्फ ये है कि मैं पैसा अपना कहीं पे लगाऊं। ये रोटेशन ट्रेड तब तक चलेगा जब तक सब बाजार गिव अप कर देंगे। और इंक्रीजिंगली आप देखोगे कि अभी तक 2 ही 3 सेक्टर जो हैं वो वीक हैं। आपको टेक्नोलॉजी में वीकनेस दिख रही है क्योंकि सब AI करके टेक बेच रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर भी 1 साल से घट रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे रियल एस्टेट भी AI से रिलेटेड है क्योंकि वो टेक सेक्टर के जॉब जाएंगे तो AI तो रियलिटी जाएगा। बट 1 साल पहले तो हम लोग AI की इतनी बात नहीं कर रहे थे कि रियलिटी सेक्टर 1 साल से घट रहा है, तो कुछ और बात है इसमें, ओके, जिसको मैं और इसमें और डीप में नहीं समझा सकता, ओके। बट और भी बात हो सकती है। अब इस हफ्ते एक और सेक्टर इसको ऑलमोस्ट ज्वाइन कर रहा है, वो है बैंकिंग। इनफैक्ट पिछले रात यूएस में फाइनेंशियल स्टॉक्स सबसे ज़्यादा पिटे हैं। यूएस में एक रिस्क सामने आया है जो कई लोग कई महीनों से बात कर रहे थे, और वो रिस्क फाइनली सामने इसलिए आया क्योंकि एक कंपनी वहाँ पे बैंकरप्ट हुई, छोटी वाली बैंकरप्ट हुई, और अब लोग डर गए कि जो वहाँ पे एक प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है उसको लेके कितने नुकसान ये छोटे बैंक्स और NBFCs वहाँ के जो नॉन बैंकिंग कंपनियाँ हैं वो कितने नुकसान दिखाने वाली है। इस चीज़ को लोग चिंतित हो गए। तो कल जो बैंक इंडेक्स वो 6% डाउन था, यूएस के बैंक इंडेक्सेस। अच्छा, कल हमारा बैंक इंडेक्स भी वीक हुआ। हमारा बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई तक टच किया था उसने वीक के शुरुआत में, और वहाँ से धीरे 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 साइडवेज जाके उसने कल तोड़ा, 20 डे एवरेज तोड़ा। नॉट जस्ट बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, तीनों ने तोड़ा। तीनों में से 2 में वीकली पे सेल सिग्नल है अभी भी। सिर्फ आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में नहीं है क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों वीकली में भी सेल सिग्नल है, और डेली में भी कल सेल सिग्नल के साथ 20 एवरेज टूट गया। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर इज द नेक्स्ट वन जिसने टॉप बना दिया और नीचे की तरफ घूमने लगा है। नेक्स्ट वन जो मैं जिसकी इंतजार करूंगा मेटल सेक्टर का, वहाँ पे अभी भी क्लियर सिग्नल नहीं आया क्योंकि वो डॉलर पे डिपेंडेंट है। जहाँ पे डॉलर का भाव अगला क्लियर लेग ऊपर की तरफ आपको दिखाएगा, आप देखोगे कि सेलिंग वापस सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम सब जगह दिखने लगेगा, और वो जब दिखने लगेगा आपके मेटल स्टॉक्स भी वहाँ से पिटने लगेंगे। तो ये सब आगे आप देखिए जैसे जैसे होता जाता है। इनके बारे में कौन से स्टॉक्स पे शॉर्ट ट्रेड्स बन सकते हैं, कहाँ पे हमने बनाए, वो सब आप indiacharts.com पे जाके देख सकते हैं। तो ज़रूर आप मुझे ज्वाइन करिए इंडिया चार्ट्स ऐप पे या वेबसाइट पे, तो ताकि आपको हमारे ट्रेड्स और हमारे व्यूज़ डेली बेसिस पे पता लगते रहें। और अगर आपको खुद की रिसर्च करनी है, strike.money, वहाँ पे खुद की रिसर्च करिए। तो ये कई चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप कैसे खुद का काम कर सकते हैं, हमारे बातें को जान सकते हैं, और बाज़ार में किस तरह का हेजिंग करके आप अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए बचा सकते हैं। और यहाँ से मंदी का जो दौर है वो शुरुआत है। इस वीक जो हमने, इस हफ्ते जो हमने करेक्शन और सेलिंग देखी निफ्टी में, वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी हम लोग 25,100 या 24,600 के बीच में जाके पिछले लोज को टेस्ट करेंगे। वो लोज टूटते हैं कि नहीं, वहाँ से फिर वापस मूड बनेगा कि वहाँ से भी नीचे जाना है कि नहीं। और इस बीच में जब तक ये सब हो रहा है, ये भी पता चलेगा कि ग्लोबल बाजार में जो सेलिंग हो रही है वो फर्दर एक्सेलरेट होती है कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी टॉप पे जिगजैग कर रहे हैं, बट उन्होंने की लेवल्स अभी भी नहीं तोड़े जिससे कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली बोल सको कि हाँ भाई अब तो हो गया मामला। क्योंकि नैस्डैक ने तोड़ा है, बट S&P और डाउ जो है अपने 20 वीक एवरेजेस को अभी भी पकड़ के रखे हैं। ऑल्दो मंथली बेसिस पे कल तीनों इंडाइसेस ने नेगेटिव क्लोज किया, मतलब महीने के लिए उनका मंथ ऑन मंथ जो क्लोज है वो नेगेटिव है, बट वीकली जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो नहीं टूटे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद उनको भी थोड़ा दिन और देखना पड़ेगा, और वो वीकली लेवल्स गए तो उसका फिर एडिशनल इम्पैक्ट हम लोग इंडियन मार्केट पे भी देखेंगे। और कई दूसरे जो बाजार जो यूएस से हट के चल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि अरे वहाँ तो तेजी है, वहाँ तो तेजी है, वो भी फिर जैसे कहते हैं ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, पहाड़ ऊँट के नीचे आ गया, वटेवर, तो वो चीज़ नज़र में आएगी। अभी तक नहीं आ रही है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये सब टेम्पररी है, गोल्ड का करेक्शन टेम्पररी है, इमर्जिंग मार्केट्स तो चलते रहेंगे। बट मेरा मानना है कि ये सब ट्रेड्स जैसे लोगों को समझ में आएगा कि सच में डॉलर में तेज़ी है। बॉन्ड मार्केट ने तो तोड़ दिया इस वीक, वो तो अब नाउ कन्फर्म्ड है। डॉलर दिख रहा है हम लोगों को, एलियट वेव वालों को, दूसरों को शायद नहीं दिख रहा हो। वो क्लियरली जब सबको दिखेगा तब आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एसेट्स एंड अक्रॉस मार्केट्स। तो इस चीज़ के लिए आप अगर तैयार हो तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। अभी भी देरी नहीं हुई है, देरी कभी नहीं होती है। ये नहीं हो कि मार्केट 300 पॉइंट गिर गया तो देरी हो गई।
ट्रेड में हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग के लिए तो हम लोग 1 महीने से ऑलरेडी सेट है, हर लेवल पे हम लोग फाइन ट्यून ही कर रहे हैं। डेली में वीडियोस बनाता हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए ताकि वो समझ पाएँ इस चीज़ को। बट दिस वीक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड मार्केट कन्फर्मेशन आ गया, डॉलर का कन्फर्मेशन थोड़ा बाकी है, यूएस मार्केट का थोड़ा बाकी है, और इंडिया में रुपी ने 90 का लेवल नहीं तोड़ा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और इंडिया विक्स को आप देखिए और 12-13 तक पहुंच गया है, 13-14 के ऊपर एक बार निकल गया इंडिया विक्स, तो आप समझिए कि मंदी का दौर यहाँ पे एक बड़ा आ रहा है, क्योंकि वो 14 से सीधा 19 तक भाग जाएगा। सो दैट इज़ अगेन, मैंने अभी आपको कितने सारे संकेत दे दिए इस चीज़ को समझने और ट्रेड करने के लिए। मैं सिर्फ ये होप कर सकता हूँ, चाह सकता हूँ आप सबके लिए कि आप इन चीज़ों को समझें, अपने आप को सुरक्षित रखें फाइनेंशियल नुकसान से, क्योंकि ये बातें और कोई नहीं, सिर्फ एक मार्केट एनालिस्ट आपको बता सकता है, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा काम ही ये सब करना, सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं। सी एक टेक्निकल एनालिस्ट सिर्फ चार्ट्स देखता है, बट मेरा मानना है, मार्केट एनालिस्ट में क्यों बोलता हूँ, कि आपको चार्ट्स के साथ साथ मैक्रो को मैच करना है, उसके साथ साथ सेंटिमेंट को मैच करना है। मैं तो एलियट वेव एनालिसिस भी करता हूँ, जो कि सेंटिमेंट के साथ मैच होता है, वो भी नहीं किया। तो अगर ये 3 चीज़ें भी आपने कर ली, तब आप जाके बाजार पे बड़े बड़े संकेत देख सकते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। बड़े बड़े बेयर मार्केट के बारे में बातें सिर्फ मार्केट एनालिसिस से हो सकती हैं, सिर्फ सिंपल टेक्निकल से कभी कभी नहीं हो पाती हैं। इसलिए थोड़ा नज़रिया बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ें बोलना जो टिपिकली आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उनके बेनिफिट में नहीं है, और उनका काम भी नहीं है, क्योंकि उनका काम जैसे डिफाइंड है कि भाई म्यूचुअल फंड को आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोगों का पैसा लगाना है। तो उनको आके ये सब बातें बताने से उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो इंक्रीमेंटली अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि अगर वो थोड़ा कैश बना लेंगे तो पोर्टफोलियो का जो ड्रॉ डाउन है वो कम हो सकता है, वो उस तरह करेंगे। बट आपको अगर बड़ा प्रोटेक्शन करना है, बड़े मूव से हटना है और वापस एंट्री लेनी है, तो उस तरह का काम हम लोग करते हैं और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद पूरी तरह से सुनने का। लंबा वीडियो हुआ, पिछले बार मैंने 30 मिनट 35 मिनट में ख़त्म किया, बट इतनी सारे बातें थी, इतना कुछ पिछले महीने में हुआ, और मुझे लगा मैं अच्छी तरह से पूरी तरह समझा पाऊँ। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 52 मिनट्स देख रहा हूँ मैं अपने स्क्रीन पे, जो हो चुके हैं। तो आई होप यू एन्जॉयड इट। आपने अगर इसको एन्जॉय किया, इससे कुछ जानकारी मिली है आपको, तो आप अपने दोस्त लोगों से, फैमिली में लोगों से ज़रूर शेयर करें, ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, बढ़े, और वो अपनी सुरक्षा बाज़ारों से कर पाए। धन्यवाद।